नमस्कार, डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया से जुड़ी 3 ऐसी खबरें उठा रहे हैं जिन पर काफी चर्चा हुई है। जी। लेकिन हम सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं रहेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट के इन फैसलों का हम सब पर, खासकर वकालत के पेशे से जुड़े लोगों पर असल में क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है और ये उस समस्या से जुड़ी है जिससे लगभग हर वकील और मुवक्किल परेशान रहता है। इंतजार और बस इंतजार। बिल्कुल, मुद्दा है फैसलों में हो रही बेतहाशा देरी का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। हाँ, ये मामला झारखंड हाईकोर्ट के केस से उठा। जी, हुआ ये कि बहस खत्म होने के महीनों बाद भी फैसला वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जब ये मामला सीजीआई के सामने रखा तो उन्होंने बड़े भारी शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कानून की महिमा के साथ खिलवाड़। सीजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? उन्होंने इसे कहा एक पहचानी जा सकने वाली बीमारी जिसे खत्म करने की जरूरत है। मतलब वो इसे कोई छोटी मोटी घटना नहीं मान रहे बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम मान रहे, एक ऐसी बीमारी जो न्यायपालिका की नींव को ही कमजोर कर रही है। और इसका असर सिर्फ मुवक्किल पर नहीं, हम वकीलों पर भी तो पड़ता है। महीनों तक फैसले का इंतजार करते रहो, केस की पूरी गति टूट जाती है, आगे की रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। और क्लाइंट को क्या जवाब दें? हाँ, वो तो सबसे मुश्किल है। और एक और दिलचस्प चलन का जिक्र हुआ जो हम अक्सर कोर्ट में देखते हैं। बहस पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित हो गया और फिर अचानक केस आगे के निर्देशों के लिए लिस्ट हो जाता है। हाँ। और इस बार सिर्फ बातें नहीं हो रही, कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी, 7 और 8 फरवरी को सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में ये एक बड़ा एजेंडा है। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर माने एसओपी की भी बात हो रही है ना। हाँ, और ये वकीलों के लिए सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि जल्द ही एक एसओपी जारी किया जाएगा। यह तय करेगा कि फैसला सुरक्षित रखने और सुनाने के बीच कितना समय हो सकता है। अब हर फैसले की सर्टिफाइड कॉपी पर 3 तारीखें साफ साफ लिखी होंगी। कौन कौन सी? फैसला सुरक्षित रखने की तारीख, फैसला सुनाने की तारीख और वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख। और सीजेआई कांत ने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी किसी फैसले को 3 महीने से ज्यादा नहीं टाला। ये एक तरह से बाकी जजों के लिए एक बेंचमार्क सेट करने जैसा है। हमारी दूसरी खबर कलकत्ता हाईकोर्ट से है और ये हमें याद दिलाती है कि जब किसी की आजादी दांव पर हो तो सबूतों का स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए। हाँ, ये मामला काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल। ट्रायल कोर्ट ने एक विवाहित महिला को जलाकर मारने के आरोप में कुछ लोगों को आजीवन कारावास दे दिया, लेकिन जब मामला अपील में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा तो फैसला 180 डिग्री पलट गया। सबको बरी कर दिया गया। सबको। आखिर हाईकोर्ट को ऐसा क्या मिल गया कि उसने फैसला पूरी तरह बदल दिया? आपके सवाल में ही जवाब छिपाए। सबूत। हाई कोर्ट को कोई नया सबूत नहीं मिला, बल्कि उन्होंने मौजूदा सबूतों को कानून की कसौटी पर परखा। और क्या पाया? और पाया कि अभियोजन पक्ष अपना केस उचित संदेह से परे, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। ये सिर्फ एक कानूनी जुमला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। तो वो कौन सी कड़ियां थीं जिन्हें अभियोजन पक्ष नहीं जोड़ पाया? मतलब कहाँ चूक हुई उनसे? चूक एक नहीं, कई थी। असल में ये केस एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अभियोजन पक्ष एक भावनात्मक कहानी तो बना लेता है पर उसे कानूनी सबूतों से नहीं जोड़ पाता। बिल्कुल। सबसे पहली और बड़ी चूक थी समय का अंतराल। मृतका की शादी को लगभग 14 साल हो चुके थे और वो 13 साल से ज्यादा से अपने ससुराल वालों से अलग रह रही थी। तो मतलब आईपीसी की धारा 304B दहेज मृत्यु का मामला तो बनता ही नहीं था। उसके लिए शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु होना जरूरी है। तो अभियोजन को इसे एक सामान्य हत्या के मामले की तरह साबित करना था, बिना किसी कानूनी अनुमान के। और गवाहों का क्या? ऐसे मामलों में तो गवाही ही सबसे अहम होती है। और गवाही ही इस केस की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। कैसे? मृतका के पिता जो शिकायतकर्ता थे वो तो मौके पे थे ही नहीं। सारा दारोमदार था मृतका के 2 नाबालिग बेटों की गवाही पर। अच्छा। और अदालत ने उनकी गवाही को सिर्फ आंशिक रूप से विश्वसनीय माना और इसकी वजह एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक चूक थी। क्या चूक थी? ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत बाल गवाहों की जो एक उचित प्रारंभिक जांच होनी चाहिए वो की ही नहीं। मतलब ये रिकॉर्ड पर ही नहीं था कि बच्चों से क्या सवाल पूछे गए, क्या वो सवालों को समझने में सक्षम थे या सच बोलने की शपथ का महत्व समझते भी थे। और क्या उनके बयानों में भी कोई विरोधाभास था? बिल्कुल। दोनों बच्चों के बयानों में इस बात को लेकर विरोधाभास था कि घटना हुई कैसे, क्या उनकी मां के हाथ बंधे थे, आरोपियों की क्या भूमिका थी। अच्छा। इतना ही नहीं, जांच में भी गंभीर खामियां थीं। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया उनसे पूछताछ नहीं हुई, अस्पताल के दस्तावेज जब्त नहीं किए गए, एफआईआर मजिस्ट्रेट को भेजने में देरी हुई। लेकिन एक चीज थी जो अभियोजन के मामले के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो क्या थी? इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट? जी, ये समझना जरूरी है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस जांच का सबसे पहला दस्तावेज होता है जो लाश मिलने पर तुरंत बनाया जाता है। हाँ। अगर उस पहले दस्तावेज में ही आरोपियों का नाम नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उन्हें शायद बाद में कहानी बनाकर फंसाया गया है। और इस केस में यही हुआ था। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में अपीलकर्ताओं का नाम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बलका सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये एक आफ्टर थॉट लगता है। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला ट्रायल कोर्ट के जजों और सरकारी वकीलों के लिए एक वेकअप कॉल है।
ये दिखाता है कि गंभीर अपराधों में भी प्रक्रियात्मक शॉर्टकट्स और सतही जांच अंत में केस को गिरा देती है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि डिफेंस लॉयर्स को अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट और बाल गवाहों की प्रारंभिक जांच पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर अभियोजन का केस सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो हमने देखा कि सिस्टम को कैसे जवाबदेह बनाया जा रहा है और सबूतों का स्तर क्या होना चाहिए, लेकिन न्याय का एक तीसरा पहलू भी है, एक दोषी के अधिकार और समाज की सुरक्षा के बीच का संतुलन। हाँ, एक बहुत नाजुक संतुलन। और हमारा तीसरा मामला इसी से जुड़ा है। इसमें एक तरफ अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम है और दूसरी तरफ सरकार की प्रक्रिया। हाँ, और ये मामला बहुत दिलचस्प है। अबू सलेम ने अपने भाई की मौत पर शोक मनाने के लिए अपने पैतृक गांव आजमगढ़ जाने के लिए 4 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। सुनने में तो ये एक मानवीय अनुरोध लगता है। इनकार की जो तात्कालिक वजह थी वो बहुत ही प्रक्रियात्मक और वित्तीय थी। मतलब पैसे की बात। जी, सलेम को ले जाने वाली पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च आ रहा था 17.60 लाख रुपए, और सलेम ये रकम चुकाने को तैयार नहीं था। बस यहीं पर मामला अटक गया। 17,60,000, ये तो बहुत बड़ी रकम है। सलेम के वकील ने इस पर क्या दलील दी? सलेम की वकील एडवोकेट फरहाना शाह ने कई दलीलें दी। पहली कि ये रकम बहुत ज्यादा है और सलेम लगभग 2 दशकों से जेल में है, उसकी कोई कमाई नहीं है। उन्होंने 1 लाख रुपए देने की पेशकश की। दूसरी, उन्होंने याद दिलाया कि पहले जब सलेम को उसकी मां की मृत्यु पर पैरोल मिली थी तब ऐसी कोई रकम नहीं मांगी गई थी। अच्छा। और तीसरी, उन्होंने 25 पुलिसकर्मियों की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया कि 10-12 से भी काम चल सकता है। ये तो वाजिब तर्क लगते हैं। इस पर अभियोजन पक्ष का क्या कहना था? सीबीआई ने आजमगढ़ के सरायमीर पुलिस स्टेशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। और रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट के मुताबिक वो इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और सलेम की मौजूदगी से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। और ये भी जोड़ा कि सलेम एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, इसलिए किसी भी जोखिम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सलीम के वकील ने इस पर एक पलटवार भी किया था, है ना? जी, उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था की आशंका अब इसलिए जताई जा रही है क्योंकि सलेम जल्दी अपनी सजा पूरी करके रिहा होने वाला है। मतलब उन्होंने इसे सलेम को जेल में रखने का एक बहाना बताया। उन्होंने ये दलील जरूर दी, लेकिन अदालत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अदालत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और प्रक्रियात्मक था। जस्टिस अजय गडकरी ने साफ कहा, मैडम, मोल भाव का कोई सवाल ही नहीं है, आपको सरकारी शुल्क का भुगतान करना होगा। तो आज की इन 3 खबरों को अगर हम एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? मेरे हिसाब से पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट अब न्यायिक प्रक्रिया में जवाबदेही और समय सीमा को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। जजों की देरी पर अब सीधी निगरानी रखी जाएगी। दूसरा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हमें याद दिलाया है कि क्रिमिनल लॉ में संदेह का लाभ हमेशा आरोपी को मिलेगा। अभियोजन को अपना मामला लोहे की तरह मजबूत बनाना होगा। हर प्रक्रियात्मक कदम और सबूत की हर कड़ी को बिना किसी शक के जोड़ना जरूरी है ना? जी, एक भी कमजोर कड़ी पूरे केस को गिरा सकती है। और तीसरा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम के मामले में ये साफ कर दिया है कि जब समाज की सुरक्षा और सरकारी नियमों की बात आती है तो एक दोषी के व्यक्तिगत अनुरोधों पर मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं होती।